हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास इसकी देखी थी इंडियन पॉलिटी की, उसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। और राज्यसभा इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने लोकसभा के बारे में देखा था कि लोकसभा स्पीकर को हमने पढ़ा था। लोकसभा का जो उप स्पीकर होता है, जिसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं या उसको फिर उपाध्यक्ष भी बोलते हैं, उसको हमने पढ़ा था। प्रोटर्म स्पीकर को पढ़ा था। लोकसभा का जो महासचिव था उसको हमने देखा था। और इन सब की जो जिम्मेदारियां थी, इन सब के जो कर्तव्य थे, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। और राज्यसभा की भी जैसे लोकसभा के आपके अधिकारी थे, उसी टाइप में आपके क्या हैं, राज्यसभा के भी ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो उनके भी सारे ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हम आज हैं पढ़ने वाले। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि हमारी ज्योग्राफी की भी क्लासें चल रही हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें मैंने करीब 20-22 क्लासें करा दी हैं, जिसमें बहुत अच्छे लेवल से मैंने ज्योग्राफी को कंप्लीट कराया है। और हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसकी तो कंप्लीट क्लासें पड़ी हुई हैं। 71 क्लासों में मैंने पूरा का पूरा इतिहास कवर कराया है, जिसमें आपको बहुत अच्छे वे में इतिहास को पढ़ने का मौका मिलेगा। और उसकी मैराथन क्लास भी मैंने डाल रखी है, तो उनको भी आप एक बार अगर देखेंगे तो आपका सारा इतिहास एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, लेकिन उसकी पीडीएफ मैंने पेड रखी है, तो आप चाहें तो उसको ले भी सकते हैं। आप पहले क्लास को देखना, बाद में आप पीडीएफ के बारे में सोचना कि लेना है कि नहीं लेना है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा। तो राज्यसभा को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं और बहुत बारीक चीज़ों से लेके चलेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है और वो आपका बच के जा पाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए, लोकसभा तो हमने पढ़ लिया है। राज्यसभा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका आर्टिकल 80 है। ये किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 80 में आता है, यानी कि अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र दिया गया है। और इसी राज्यसभा को दोस्तों क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे। कब ये बोलते थे दोस्त? ये बोलते थे 1954 के टाइम पे। 1954 से पहले जब ये राज्यसभा थी तो उस टाइम इसका नाम राज्यसभा नहीं था। उस टाइम पे इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, मतलब स्टेट की परिषद, राज्य परिषद इसका नाम था। अगर हिंदी में बोलें तो राज्य परिषद इसका नाम था। अब इसका क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया है। अब ये जो राज्यसभा है, ये द्वितीय सदन है। कैसा सदन है? जैसे हमने लोकसभा को देखा था तो वो प्रथम सदन था, ये द्वितीय सदन है। और ये उच्च सदन है, जबकि लोकसभा आपका निम्न सदन था। और ये स्थायी सदन है, ये कभी भी डिजोल्व नहीं होता है। और जो आपका लोकसभा था वो अस्थायी था, कभी भी डिजोल्व हो सकता था। और ये अप्रत्यक्ष है। इसमें अप्रत्यक्ष स्तर क्या है? क्योंकि इसकी जो वोटिंग होती है ना, वो आम जनता इसमें वोटिंग नहीं कर सकती है। जबकि लोकसभा के चुनाव जो होते हैं उनमें आम जनता वोट डालती है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष आपके का होता है, वो सदन होता है। तो ये आपका प्रत्यक्ष सदन है। अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो गठन है ना सर, वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था सर? 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन होता है। और उसका नाम क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यसभा की पहली बैठक, मतलब जब ये होता है इसका गठन, तो इसकी एक बैठक भी बुलाई जाती है बाद में। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को इसकी पहली मीटिंग होती है। फर्स्ट आपकी मीटिंग इसकी होती है इस पे चर्चा के लिए। अब इसके बारे में क्या है? इसके बारे में क्या है, मैंने बताया कि ये कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि ये स्थायी है। ये बात आपको आर्टिकल 83 में देखने को मिलेगी। जो अनुच्छेद आपका 83 बन है, 83 का भी कौन सा है? 83 बन। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, मतलब राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होगी। राष्ट्रपति जैसे कि लोकसभा को डिजोल्व करता है हर 5 साल के बाद। आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसा कि 2024 में आपके होने ही वाले हैं। लेकिन राज्यसभा का आपका ऐसा चुनाव तो इसके भी होते हैं, लेकिन ये भंग नहीं होती है। ये सर भंग नहीं होती है, तो फिर इसके चुनाव कैसे होते हैं सर? इसके चुनाव दोस्तों ऐसे होते हैं, इसमें क्या होता है, हर 2 वर्ष में, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में
इसके जो सदस्य होते हैं ना, 1/3 सदस्य इस्तीफा देते रहते हैं। मान लिया कि लोकसभा में, मान लिया कि मैंने इसमें लोकसभा में 60 सदस्य हैं, मान लिया कितने 60 सदस्य हैं, तो अगर 60 सदस्य हैं तो इसके 1/3, 60 का 1/3 निकालिए, यानी कि 20 सदस्य हुए। तो 20 सदस्य क्या करेंगे, ये हर 2 साल में क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे और उनकी जगह पे 2 मतलब 20 सदस्य नए आपके क्या होंगे, उनके चुनाव होंगे। और वो चुनाव कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, जिसमें आपके कौन कौन लोग वोट देंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि ये कब होते हैं, हर 2 वर्ष में ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। कहीं कहीं पे आपको लिखा रहता है, जब आपका क्वेश्चन आपके सामने होता है ना, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहता है कि 1 वर्ष के अंदर इस्तीफा देते हैं या 2 वर्ष के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है। या फिर ये वाला पॉइंट कन्फ्यूजिंग होता है वहाँ पे कि 1/3 है या 2/3 लोग सदस्य उसमें इस्तीफा देते हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। अब जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल सर क्या है, सर उनका जो कार्यकाल है ना वो 6 वर्ष होता है। क्या होता है सर, 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना सर, वो 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये तो अनिश्चित काल के लिए, मतलब इसका ऐसा भी नहीं है कि ये इसका कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। राज्यसभा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कितना इसका कार्यकाल है तो कोई नहीं, लेकिन उसके सदस्यों का पूछा जाए तो फिर ये 6 साल का इसका कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का। लेकिन 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 अगर आपसे इसके अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, इसका सभापति, उसका अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो उसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। मैं बताऊंगा आगे कि उसका 5 वर्ष क्यों होता है, ये भी बताऊंगा। तो ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक। और देखिए आर्टिकल 84 क्या बोलता है। आर्टिकल 84 में इसकी क्या दी गई हैं, जो राज्यसभा है और लोकसभा है ना, इनके बारे में जिक्र किया गया है और इनकी योग्यता के बारे में बात की गई है। योग्यता सर क्या है, योग्यता इसकी वैसे तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसमें निर्भरताएँ नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें उसमें लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं ना, वो ये बनता है कि इसकी बनने की आयु क्या है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कितनी आयु का होना ज़रूरी है, तो सर आपको 30 वर्ष की आयु कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप 30 वर्ष के हैं तभी आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा इसकी कंडीशन है। ये इसकी क्या है, एक तरीके से योग्यता है। और इसके जो सदस्य होते हैं ना, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है दोस्त, इसमें जो चुनाव होता है ना वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, सिंगल ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम से होता है। सिंगल ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम से होता है इसका चुनाव, इलेक्शंस इसके इस तरह से होते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ओपन बैलेट पेपर से इसका क्या होता है, चुनाव होता है। और ये व्यवस्था आपकी 2003 से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है, ओपन बैलेट पेपर 2003 से हुई है। इससे पहले सर कैसे होता था, इससे पहले गुप्त मतदान हुआ करता था, गुप्त तरीके से इसका मतदान होता था। अब जो है ओपन बैलेट पेपर के आधार पे होता है। और यही प्रक्रिया आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपकी होती है। हम उसको पढ़ेंगे ना राष्ट्रपति को, ये एक बार संसद वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति को अलग से पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन लेवल से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ उसकी ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि वहाँ से आप कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन बने जो वहाँ से बच जाए। तो और 2003 के बाद इसमें एक चीज़ और भी बात की गई कि कोई भी व्यक्ति इसका चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति, नॉर्मल पर्सन भी, यानी कि साधारण व्यक्ति भी राज्यसभा का चुनाव आपका क्या है, लड़ सकता है। तो ये इसकी व्यवस्था 2003 से की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राज्यसभा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक टॉपिक है। जैसे कि हमने लोकसभा को पढ़ा था, वैसे ही बिल्कुल इसको वैसे ही पढ़ना है। अब उसमें हमने इसकी सीटों के बारे में बात की होगी, तो यहाँ पर मैं इसकी सीटों की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, राज्यसभा जो है ना, इसकी जो अधिकतम सीटें हैं वो 250 हैं। कितनी हो सकती हैं, 250। लेकिन इसमें जो वर्तमान सीटें हैं इस टाइम पे वो 245 इसमें सीटें हैं। और ये जो सीटें हैं ना, राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो अनुसूची 4 में दिया गया है। जो आपकी मैंने जब आपको पढ़ाया होगा कि इसमें 12 अनुसूचियाँ भी हैं हमारे संविधान में,
तो जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें जो 4th अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में ही बात की गई है, किस क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी यही बात की गई है। तो वर्तमान में 245 सीटें हैं। अब ये जो 245 सीटें हैं ये कैसे निर्वाचित होती हैं, मतलब ये कैसे बनती हैं 245, तो देखिए मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे जो आपकी 12 सीटें हैं वो तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती हैं, राष्ट्रपति द्वारा 12 सीटें आपकी मनोनीत होती हैं, और 233 सीटें जो हैं सर वो निर्वाचित होती हैं। कैसी होती हैं? निर्वाचित। मतलब सर क्या हुआ, इनके इलेक्शंस होते हैं और बाकी ये जो 12 सीटें हैं इसमें राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार 12 व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य चुन देता है, यानी कि सिलेक्ट कर देता है। और यहाँ पे क्या है, वो इलेक्ट करता है। यहाँ पे मतलब क्या है, तो चुनाव के द्वारा होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो ये बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं इनमें से 225 जो हैं वो तो राज्यों से आते हैं, जो आपके 28 राज्य हैं ना उनसे चुने जाते हैं। और जो आपके बाकी के बचे आपके सदस्य हैं, बाकी के आपके 8 जो सदस्य बचते हैं ना सर, वो आपके यूटीज से आते हैं। 8 सदस्य आपके 8 जो है ना वो यूटीज से आते हैं, और ये 8 सदस्य भी हैं और 8 यूटी भी हैं हमारी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 यूटी से आपके सदस्य आते हैं, वो आपके इन 3 यूटी से आपके सदस्य आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से 4 सदस्य लिए जाते हैं, दिल्ली से आपके 3 सदस्य लिए जाते हैं, और 1 सदस्य आपका पुदुचेरी से लिया जाता है। और यही जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो आपके हैं ना, जब मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊँगा तो ये वाले जो लोग हैं ना ये उसमें भी भाग ले रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। दिल्ली और पुदुचेरी के, पौंडीचेरी भी इसको बोलते हैं, पुदुचेरी भी इसको बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखना। अब यहाँ पे जो 12 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं ये साहित्य से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, विज्ञान, सेवा, इन क्षेत्रों से इनको इलेक्ट किया जाता है, इन क्षेत्रों से इनको नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के हाथों में ये पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य चुन सकता है, यानी कि मनोनीत कर सकता है। अब ये जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ये वाला जो 233 का, ये कौन व्यक्ति होते हैं सर? ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है। जो विधानसभाएं होती हैं स्टेट्स की, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं ना सर, राज्यों की विधानसभाएं, उनसे, जैसे राज्यों में विधानसभा, विधानमंडल होता है, विधानसभा, विधान परिषद होती है, तो विधानसभाओं के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव होता है। किनके सदस्यों का? इस राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभा को भी हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि विधानसभा कौन सी होती है। अब सर्वाधिक जो सीटें हैं ना राज्यसभा की वो आपकी यूपी में है, और कितनी है? 31 हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये लिखा ही नहीं है कि यूपी है, यहाँ पे 31 तो मैंने लिख दिया, लेकिन यूपी लिखने का मुझे दिमाग में ही नहीं आया और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि यहाँ पे यूपी में कितनी है? सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 31 सीटें हैं। और ये किस बेस पे होती हैं सर? ये होती हैं सर प्रतिनिधित्व के आधार पर। कौन से प्रतिनिधित्व के आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। जिस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या होती है उसी हिसाब से उस क्षेत्र की सीटों का डिसाइडेशन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो सारी की सारी समझ में आई होंगी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा होगा जो आपके समझ में ना आया हो। बड़ी ही क्लियर कट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो राज्यसभा है ना, इसके अधिकारियों के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था राज्यसभा के ऑफिसर्स, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन फिर भी क्या है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सचिव, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका जो जिक्र है आर्टिकल 89(1) में दिया गया है, और जो उपसभापति है उसका आर्टिकल 89(2) में दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, किस अनुच्छेद में कौन से व्यक्ति की जानकारी मिलती है, ये बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। और जो आपका सचिव है वो तो 98 में ही है, वो तो लोकसभा का भी सर वहीं पे था। हाँ ये तो बात है, लेकिन सर लोकसभा जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने एक व्यक्ति की बात की थी, प्रोटर्म स्पीकर की। क्या सर इसमें होता है वो? सर नहीं, इसमें प्रोटर्म स्पीकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा के लिए होता है, ना कि राज्यसभा के लिए। अब देखते हैं एक एक चीज़ को, जैसे एक एक चीज़ सर क्या, यही सभापति, उपसभापति और सचिव के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करने की कोशिश क्या करते हैं,
आर्टिकल 89(1), जो आर्टिकल 89(1) है वो सभापति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सभापति के बारे में बात करता है। सर ये सभापति कौन होता है? जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे अध्यक्ष, तो यहाँ पे जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको सभापति बोलते हैं। आप चाहें तो अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, आपको कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप सभापति दिया है तो सभापति अगर बोलते हैं तो इसका मतलब आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष बोल रहे हैं इसका मतलब आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। ये भी एक फ़र्क होता है। अब ये जो बात है सभापति की, ये आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? देखिए आर्टिकल जो 64 है ना, वो इसके बारे में बोलता है कुछ कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति है ना वो उपराष्ट्रपति होगा। जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे उसके बाद हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, तो उपराष्ट्रपति का जो जिक्र है ना वो आर्टिकल 63 में दिया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और 64 में तुरंत ही कहा गया है कि वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ये बात उसमें कही गई है। तो ये राज्यसभा का जो सभापति है जो उपराष्ट्रपति ही होगा। और ये बात किस में कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 64 में। और इसमें एक बात और भी मिलाई गई है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ये राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये राज्यसभा का सभापति होता है। यही तो कन्फ्यूजिंग वाली बातें होती हैं सर, इन्हीं को तो पकड़ना है बस कि ये राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है, फिर भी इसको क्या दे दिया गया है? इसको राज्यसभा का सभापति बनाया गया है। अब इसीलिए उसमें लिखा रहता है, आप बुक में पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा रहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब होता है कि वो उसका सदस्य नहीं है, उसको फिर भी वो पद दे दिया गया है, उस पद पे बिठा दिया गया है, इसीलिए उसको पदेन सभापति बोला जाता है। अब प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के जो राज्यसभा है ना उसके प्रथम क्या थे? सभापति थे। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। सीधी सीधी बात है, बहुत क्लियर कट बात है कि वो उपराष्ट्रपति भी थे। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिसाइडेशन की हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए नोट करके लाया हूँ, राष्ट्रपति हुआ या उपराष्ट्रपति हुआ या राज्यपाल हुआ, ये तीनों में से कोई भी व्यक्ति हो, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ना किसी भी चीज़ के सदस्य नहीं होते, ना लोकसभा ना राज्यसभा, ना ही आपका क्या है विधान परिषद, ना ही विधानसभा, ये किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों ही नहीं होते हैं किसी के भी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो राज्यसभा का सभापति है उसकी शपथ कौन दिलाता है सर? तो सभापति की जो शपथ है ना वो ये जो है सभापति के पद की शपथ तो लेता नहीं है, क्योंकि ये सभापति के पद की शपथ तो तब लेगा ना जब ये सभापति के पद की शपथ लेता तो ये उसका राज्यसभा का अध्यक्ष भी होना चाहिए था, मतलब राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए था, लेकिन ये तो उसका सदस्य है ही नहीं, तो ये शपथ कैसे लेगा? ये जो शपथ लेता है ये उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है। किसके पद की लेता है? उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है। लेकिन वेतन जो इसको मिलता है वो सभापति का मिलता है। सर क्या पढ़ा रहे हैं? बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं कि शपथ वो ले रहा है आपका उपराष्ट्रपति के पद की और जो वेतन ले रहा है वो सभापति के पद की ले रहा है। यही तो समझना है, वरना पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको सीधा सीधा बता देता। तो ये पॉइंट ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये किसका जो क्या बोलता हूँ सभापति का जो वेतन है वो उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए मिलता है या फिर सभापति के पद के लिए मिलता है? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको ये पॉइंट बखूबी पता होने चाहिए। अब जो सभापति है वो एक पैनल का गठन करता है। क्या करता है दोस्त? एक पैनल का गठन करता है और उस पैनल में क्या करता है वो? उस पैनल में वो एक चीज़ करता है, उसमें 6 सदस्यों का मतलब चुनता है, मतलब एक कमेटी बनाता है, उसमें 6 सदस्य उस कमेटी में रखता है, मतलब उस कमेटी में 6 लोगों को वो रखता है, 6 सदस्य उस कमेटी के होते हैं। अब होता क्या है, जब कभी भी सभापति या फिर उपसभापति ये दोनों ही अनुपस्थित हों, क्या लिखा है? सभापति, जब सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हों तो क्या होता है, उन 6 सदस्यों में से एक सदस्य को क्या बना दिया जाएगा?
सभापति बना दिया जाएगा और वो भी उसकी वरिष्ठता के आधार पर, जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसको बनाया जाएगा। ठीक है। अब जो उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है ये राज्यसभा के सदस्यों के पास है। लेकिन सर बात तो आप कह रहे थे कि ये राज्यसभा का सदस्य तो होता ही नहीं है। जब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो फिर इसको हटाने का अधिकार राज्यसभा के सदस्यों को कैसे है? बस यही पॉइंट पकड़ना है, क्योंकि वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना वो उपराष्ट्रपति को हटा ही नहीं रहे होते हैं, वो हटा रहे होते हैं अपने सभापति को, और सभापति वो राज्यसभा का है तो उसको हटाएगा कौन? हटाएगा राज्यसभा के सदस्य हटाएंगे। इसीलिए वो जो उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है वो राज्यसभा के सदस्यों को है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति अपनी जो क्या बोलता हूँ इस्तीफा अगर देना चाहे तो किसको देगा? तो फिर वो राष्ट्रपति को देगा। और अगर राष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगर उसको हटाया जाएगा मतलब हटा दिया जाएगा तो ऐसा नहीं वो उपराष्ट्रपति के पद से हट गया है, अभी सभापति तो है ही है, ऐसा नहीं है, वो सभापति भी नहीं रहेगा। क्योंकि वो सभापति राष्ट्रपति ही, उपराष्ट्रपति को ही सभापति बनाया जाता है, और जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो वो सभापति ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। अब क्या है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति, कभी कभी क्या होता है जब राष्ट्रपति जो होता है वो छुट्टी पे होता है तो उसका जो पद है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। अब जब भी ऐसा होगा तब वह सभापति नहीं रहेगा, तब भी वो सभापति नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो उपराष्ट्रपति नहीं है, इस टाइम पे वो राष्ट्रपति है। जब वो राष्ट्रपति है तो फिर वो सभापति नहीं हो सकता, सभापति होने के लिए उसको उपराष्ट्रपति होना जरूरी है। और ऐसे केसेस में क्या होता है, जब भी वो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करेगा तब उसको जो वेतन मिलेगा, उसको जो भी सुख सुविधाएं, जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी ना वो राष्ट्रपति के पद की मिलेंगी। मतलब सारी सुविधाएं उसको राष्ट्रपति के पद की मिलेंगी जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा। तो ये बात आपको समझ आई होगी बहुत क्लियर वे में। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं उपसभापति को। मतलब तो सर अभी क्या पढ़ रहे थे? अभी तो सभापति पढ़ रहे थे। अब थोड़ी दिक्कत क्या है, जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उपसभापति, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि उपसभापति है या उपराष्ट्रपति है, ऐसी हो जाती है बात। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर कट आपको समझ आएंगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा समझने की कोई चीज़ नहीं है। जो समझना होता है ना वो केवल जो मुख्य होता है उसको समझना होता है, जैसे कि सभापति। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पकड़नी है। जैसे कि उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। जो उपसभापति होता है ना उसको राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। उपसभापति को कौन चुनता है सर? राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। और जो उपसभापति होता है सर राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति हमने देखा था वो सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं चुना जाता है। लेकिन जो उपसभापति है ये तो उपराष्ट्रपति नहीं होगा ना, तो इसको जो बाकी सदस्य होते हैं राज्यसभा के उन्हीं में से चुन के बनाया जाता है। अब जब ये उनमें से आता है तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के प्रति रहती है, राज्यसभा के प्रति इसकी जिम्मेदारी भी रहती है। इसकी जिम्मेदारी सभापति के प्रति नहीं रहती है, मतलब इसकी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति के प्रति नहीं होती है। इसकी जिम्मेदारी आपकी किसके प्रति होती है? इसकी जिम्मेदारी दोस्तों होती है इसके राज्यसभा के प्रति। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया हूँ कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो उपसभापति है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। क्यों सर? आपने बताया कि जो सभापति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इसका सर कैसे 6 वर्ष होगा? और शायद मैंने ये पॉइंट उसमें भी नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है कि जो सभापति है उसका कार्यकाल कितना है। लेकिन क्या है, सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपका 5 साल का कार्यकाल लेके आता है। मैं ये पॉइंट फिलहाल तो मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो उपसभापति है इसका कार्यकाल आपका 6 साल होगा, क्योंकि ये सदस्य होता है उसका, और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपसभापति राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब ये तो बात यहाँ पर भी लिखी है और यहाँ पर भी लिखी है, डबल हो गई है, कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा के यहीं पे इसका कार्यकाल लिख दूंगा।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देख लेते हैं कितनी स्लाइड हैं, 2 स्लाइडें अभी और हैं, 3, फिर हमारी क्लास क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इधर मैंने लिखा है राज्यसभा और इधर लिखा है मैंने लोकसभा। सर ये अब इसको यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत है सर? ज़रूरत कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, इधर मैंने राज्यसभा लिखा है, इधर मैंने लोकसभा लिखा है। अब यहाँ पे आर्टिकल 89 से 90, 91 और 92 को आप देखिए। इधर आपका 92 के बाद 93, 94, 95, 96, ये सारे आर्टिकल आप देखिए। इनमें क्या लिखा है, जैसे कि 89 में जो बात लिखी गई है उसमें सभापति और उपसभापति की बात की गई है। बिल्कुल सेम वैसी ही बात आपकी किसमें की गई है, 93 जो आर्टिकल 93 है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है लोकसभा के। और जो बात आर्टिकल 90 कहता है उपसभापति को हटाया जाना और सभापति को हटाया जाना, वैसी ही बात आपका किसमें की गई है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाने की बात की गई है 94 में। और आपका क्या है यहाँ पे आर्टिकल 91 यानी 91 जो आर्टिकल है ना, इसमें सभापति के रूप में उपसभापति या अन्य कोई भी व्यक्ति को कार्य करने की बात की गई है। सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति या फिर कोई अन्य पर्सन कौन सर, वो 6 लोगों की जो कमेटी है उसमें से कोई भी व्यक्ति बनेगा। तो ये आर्टिकल 91 में ऐसी बात लिखी गई है। और ये सेम बात आपकी आर्टिकल 95 में लिखी गई है। अगर अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति काम करेगा तब की बात यह है। और आर्टिकल जो 92 है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, सभापति या उपसभापति को हटाए जाने पर ये पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं। मतलब जब इनको हटाया जाना हो या इनके बारे में हटाए जाने का विचार चल रहा हो तो ये फिर पीठासीन अधिकारी नहीं रहते हैं। और वैसी ही बात आर्टिकल 96 बोलता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने पर ये पीठासीन नहीं रहेगा। मतलब ये कोई भी करता धरता नहीं रहेगा, कोई मीटिंग नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये ना अध्यक्षता ना सदस्यता, कुछ भी नहीं। मतलब सदस्य तो रह सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। आगे बढ़ता हूँ तो एक चीज़ सामने आती है, जो आर्टिकल हमने 96 देख लिया। अब आर्टिकल हम देखेंगे आपका क्या है 97। और आर्टिकल 97 क्या कहता है, इन लोगों के वेतन के बारे में बात करता है। जो आपके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, इन सभी के वेतन की बात आपका आर्टिकल 97 कहता है कि इनका वेतन कहाँ से आएगा, कौन देगा। ये बात आर्टिकल 97 को पढ़ने पर मिलती है। लेकिन फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए किस आर्टिकल में इनके वेतन की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आर्टिकल जो 98 है उसमें आपका राज्यसभा का महासचिव की बात की गई है। राज्यसभा का महासचिव, ये आर्टिकल 98 में बात करता है। सचिव की जो नियुक्ति होगी, जो सचिव है ना, जो महासभा का सचिव है, राज्यसभा का महासचिव जो है ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति सभापति करेगा। कौन करेगा, सभापति। सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति करेगा। तो वो जब इसकी नियुक्ति करेगा तो सर जब इसकी नियुक्ति सभापति ने की है तो इसकी जिम्मेदारी जो होगी, इसका जो उत्तरदायित्व होगा वो भी सभापति के प्रति ही होगा, ना कि आपका राज्यसभा के प्रति। सचिव की जो जिम्मेदारी होगी ना वो राज्यसभा के सभापति के प्रति होगी, ना कि राज्यसभा के प्रति होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यही सेम बात मैंने जो लोकसभा में पढ़ाया था, उसके सचिव की भी बात यही मैंने की थी। उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष के प्रति थी, ना कि आपकी लोकसभा के प्रति। सचिव का जो कार्य है वो कार्य क्या है, ये सभी प्रशासनिक कार्य करता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं उनको ये संपादन करता है, उनका क्या करता है, उनको ये करता है। अब राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ मामलों में जैसे कि राज्यसभा है और लोकसभा है, इनमें अगर आपको सुपीरियर आपको दिखाना हो तो सुपीरियर तो आपका लोकसभा ही होता है। लेकिन अगर कुछ विशेष चीज़ों की बात करें तो उसमें राज्यसभा को भी कुछ चीज़ें प्राप्त हैं। जैसे कि आर्टिकल 249 इसके बारे में बोलता है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। कोई भी राज्य है उसमें जो भी विषय दिए गए हैं राज्य सूची में, और उनको किसी भी महत्व का विषय घोषित करने का काम आपका कौन करेगा, राज्यसभा करेगी। और इसके लिए इसे जो अपने इसके उपस्थित सदस्य होते हैं तो उनमें से 2/3 का बहुमत लाना होगा, उनसे पास कराना होगा, तब जाके ऐसा होगा।
ये प्रस्ताव 1 साल के लिए लाया जाता है। ये ऐसा प्रस्ताव 1 साल के लिए लाया जाता है जब भी किसी विषय को राजसूची यानी राष्ट्रीय महत्व का बनाना हो, और इसे हर साल बढ़ाया जा सकता है। मतलब 1 साल लाए तो फिर उसको क्या है, बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहली बार जब लाओगे तो 1 साल को कह के ही लाओगे कि 1 साल के लिए हमको इसको लाना है। लेकिन अगर अब आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप इसको फिर 1 साल बाद एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आर्टिकल 312 उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। आर्टिकल 312 क्या कहता है, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक ये बहुत बड़ा काम कर सकता है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज को लॉन्च करा सकता है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, ये लॉन्च कराने का काम, ये शक्ति किसके पास है, ये भी आपका राज्यसभा के पास है। आर्टिकल 312 2/3 बहुमत से यहाँ पर भी वो चीज़ पास होनी चाहिए, जिसमें आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, आपकी IAS हो गई, IPS हो गई, IFS हो गई, यहाँ पर भी IFS ही लिखा है। और IFS में ही क्या है, IFS ये 1961 में आई थी ये सेवा, और जो IES है ना, वो आपकी 1965 में आई थी। IES, एक IAS है, एक आपकी IES है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है और बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ये जो भी आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं ना, ये इनका आपका कौन करता है, राज्यसभा ही इसका वो करती है निर्धारण की कौन होगा। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 85 आ चुका है, और आर्टिकल 85 में क्या लिखा गया है, संसद के सत्रों के बारे में बात की गई है। जो संसद के सत्र होते हैं ना, आप देखेंगे संसद के सत्र होते हैं तो उनमें इसकी बात की गई है। और इसको क्या है ना सर, संसद के सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। संसद का कोई सत्र अगर बुलाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाएगा। अपनी मर्जी इसकी कुछ भी नहीं चलती है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाएगा, लेकिन बुलाएगा यही। संसद के 2 सत्रों के बीच अगर कोई सत्र हो रहा है और दूसरा सत्र होने वाला है, होगा, एक चल रहा है और दूसरा होगा, तो उनके बीच अधिक कम से क्या लिखा है, 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र बुला लेना चाहिए, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। राष्ट्रपति तो विशेष अधिवेशन बुला सकता है, और वो विशेष अधिवेशन क्या है, उसमें क्या होगा, 14 दिन का इसको नोटिस देना होगा राज्यसभा को। मतलब जो राष्ट्रपति इसको विशेष अधिवेशन बुलाएगा ना, तो इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होगा। किसको, लोकसभा अध्यक्ष को भी नोटिस देना होगा और राज्यसभा सभापति को भी नोटिस देना होगा। और कोई व्यक्ति इसमें क्या है, प्रश्न नहीं कर सकता कि सर ये मीटिंग क्यों बुलाई है, कोई व्यक्ति पूछ नहीं सकता है। राष्ट्रपति ने बुलाया, आपको जाना ही होगा। अब इसके संसद के जो सत्र होते हैं उनके बारे में देखेंगे, हालांकि आज इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी है आज समझ लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, जो बजट सत्र है वो सबसे बड़ा है और ये फरवरी टू मई चलता है। और जो मानसून सत्र है वो सितंबर, वो क्या है, जुलाई टू सितंबर चलता है। और जो आपका शीतकाल सत्र है ना, वो सबसे छोटा है और ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अब देखिए सर क्या है, संसद की जो कार्यवाही है वो किस तरह से आपकी चलेगी। शून्यकाल है आपका, और यहाँ पे क्या है, प्रश्नकाल चलेगा, शून्यकाल चलेगा, लंच टाइम चलेगा और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ये आपकी कार्रवाई होती है। अगली क्लास में हम इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सत्र और कार्रवाइयों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और क्लास को लाइक करें तो क्लास को शेयर भी करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।